हेलो एवरीबॉडी। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट मुझे लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए हमको। वो ट्रेपीजियम के हो सकते हैं, वो रामस के भी हो सकते हैं, पैरेललोग्राम के भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो सीखनी चाहिए हमको, जाननी चाहिए हमको। और उसी के रिगार्डिंग मैंने ये क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2, ओनली क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 के नाम पे एक बार फिर आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसमें भी हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो क्वाड्रिलेटरल के लिए आप यूज़ करते रहे हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट देगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है थोड़े से पिछले वीडियो से हटके हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताएंगी कि आपको क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम क्वेश्चन में क्या बनाना चाहिए वो तो जानते हैं, क्या छोड़ना चाहिए वो पार्ट हमसे रह जाता है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कुछ उन पार्ट पर भी रोशनी डालें, प्रकाश डालें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम विथ एंगल ए इज़ 80 डिग्री। The internal bisector of angle B and C meet at O. Find the measure of three angles of ट्रैंगल बी सी ओ। देखिए, आप अगर इसको डायग्राम में बनाएं, मैंने इस पर कोई ऑप्शन रखा नहीं है क्योंकि मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट वाइज ही हम इसको ठीक से समझ पाएँ। ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, ए बी सी डी इसका मैंने नेमिंग कर दिया। अब आप ये देखिए कि आपको वो कहता है एंगल ए 80 डिग्री का है, ये ठीक है, आपका 80 डिग्री उसने बता दिया है। फिर ये कहता है कि एंगल बी और सी के बाइसेक्टर, मतलब बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसे ये दोनों जाकर के एक जगह कटेंगे जिसको उसने ओ नाम दिया है। और आपको वो पूछ रहा है एंगल बी सी ओ, बी सी ओ की वैल्यू पूछ रहा है। ये बी सी ओ ट्रायंगल जो है इसके तीनों एंगल्स पूछ रहा है एक्चुअल में वो। तो आपको ये वाला पार्ट बताना है, ये वाला पार्ट बताना है और ये वाला पार्ट बताना है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है ये चीज़। देखिए कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल सी जो है वो भी 80 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल सी 80 डिग्री हो गया। इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया तो ये हाफ ऑफ एंगल सी हो गया, तो ये 40 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये पार्ट आपका आ गया 40 डिग्री। फिर उसके बाद इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अगर 80 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है कि एंगल बी जो होगा वो 100 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बाकी बचा हुआ पार्ट 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये 50 हुआ, ये 40 हुआ, 50 और 40 हो गया 90। बचा कौन सा एंगल? एंगल ओ। एंगल ओ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। तो आपने तीनों एंगल निकाल दिए। एक एंगल आया 50 डिग्री, एक एंगल आया 40 डिग्री और एक एंगल आया 90 डिग्री। अब ये क्वेश्चन के साथ मैं एक एलाइट पार्ट जोड़ता हूँ। अगर फाइंड द मेजर ऑफ, इसी को चेंज करके वो केवल आपको एंगल ओ पूछता है, ये केवल एंगल ओ की बात अगर करे तब आपको क्या करना होगा, आपको ये एंगल्स के साथ जो 80 डिग्री की वैल्यू है इसके साथ तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इस क्वेश्चन के लिए यूजलेस है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको अगर ओ निकालना हो, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये जैसे दो एंगल आपके बन रहे हैं, ये दोनों का सम तो 180 होता है। तो जब आप इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये आधे आधे हो जाएंगे, मतलब 180 का आधा 90 हो जाएगा। तो ये दो का सम 90 अगर हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो तीसरा एंगल है वो अपने आप 90 हो गया। तो ये वाला जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। दो बाइसेक्टर आकर के अगर एक दूसरे को टच करेंगे, कट करेंगे, तो ये हमेशा 90 डिग्री ही क्रिएट होगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू 80 डिग्री दिया था तो उसके अकॉर्डिंग बाकी आंसर्स भी आपको निकालने थे। रोम्बस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। रोम्बस के बारे में एक क्वेश्चन है कि अ डायगोनल एंड अ साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक डायगोनल और रोम्बस के साइड इक्वल लेंथ के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। मैंने एक रोम्बस बनाया। रोम्बस कहने का मतलब इसके साइड्स इक्वल हो जाएंगे
और एक डायगोनल भी इक्वल है बोल रहा है उसका, मतलब ये और ये तीनों इक्वल है, ये भी सब इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द रोम्बस। चलिए ये अगर दोनों इक्वल हैं और इसी के इक्वल ही डायगोनल है, तो कहने का मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, सपोज मैं इसकी नेमिंग कर दूं ABCD, तो दोनों में से कोई सा भी ट्रायंगल लूँ मैं, ABC को भी अगर लेता हूँ तो ये इक्विलेटरल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ऑल साइड्स इक्वल हो गए। जब ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो जब ऑल एंगल इक्वल अगर मैं कह रहा हूँ तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब ये अगर 60 है तो अपोजिट एंगल होने के कारण ये भी 60 है, और ये अगर 60 है तो ये रिमेनिंग एंगल 120 है, तो बाइसेक्टिंग वैसे ही हो रहा है। तो 60 60 120 120, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता है, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 के होंगे। अब सारे एंगल 60 हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो दूसरा एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक सवाल काइट का भी कर लेते हैं। काइट पर ये बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, जो डायग्राम है वो काइट का है और उसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है आपको, कुछ वैल्यूज़ गिवन है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक एंगल आपको 50 डिग्री दे दिया है, एक एंगल x है और एक 36 है। x ये पूरा एंगल है ना, ये ध्यान रखिए, ये पूरा कंप्लीट को x बोल रहा है वो। अब आप ये देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ काइट whose diagonal AC and BD intersect at O at right angles। ये वर्ड ध्यान दीजिए, राइट एंगल्स, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गया तो मेरा पूरा काम हो गया। ये अगर 90 डिग्री है, ये 36 है, तो अंदर जो x का ये वाला पार्ट है ये मुझे मिल गया। 90 + 36 करने से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 3 12 126 हो जाएगा। अब ये 126 हो जाएगा, तो इसको 180 में मैं अगर घटा दूँ तो 126 में 4 जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा और ये 50, ठीक है, इतना ही होगा। 54 डिग्री आपका इस पार्ट का वैल्यू आएगा। अब ये पार्ट अभी बच गया है, इसको निकालना है। ये पार्ट क्या होगा आपका 50 डिग्री होगा। क्यों 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो काइट का ऊपर वाला पार्ट है, इस पर काइट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल होंगे तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो एक पार्ट 50 डिग्री आया, दूसरा पार्ट 54 डिग्री आया, दोनों को मैंने 8 किया तो 5 और 5 10 और ये 4, 104 डिग्री का एंगल आपका बन रहा है। एंगल x जो होगा वो 104 डिग्री का होगा। तो बिना कम से कम काम किए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की तरकीब बताई है, आप इसको इसी ढंग से समझिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी एक डायग्राम है और ये डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल का है। अब की बार रेक्टेंगल पर एक सवाल है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे करेंगे आप समझिए। ये रेक्टेंगल है, ये 30 डिग्री है, ये x निकालनी है आपको। आपने रेक्टेंगल के बारे में जितना कुछ पढ़ा होगा उसी में से आपको कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो ऐसे केस में हम ये जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो इक्वल होता है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से ये जो AC है और BD है ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो इनका मिड पॉइंट होगा। मतलब अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो OD OB OA और OC, OA OB OC OD ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर OA और OB इक्वल हैं तो ये जो एंगल 30 डिग्री आपको दिख रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए। तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री ही हो जाएगा। तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ। अब ये आपका अननोन है, ये वर्टिकली अपोजिट होने के कारण अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो एक आपका 30 डिग्री हुआ, दूसरा भी आपका 30 डिग्री हुआ, तीसरा आपका x हुआ, और ये तीनों मिलाकर के आपको 180 डिग्री देंगे क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो 30 और 30 60 हो जाएगा और x की वैल्यू 180 - 60 हो जाएगी। तो कहने का मतलब x की वैल्यू 120 डिग्री आएगी।
मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आपको डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल यूज़ करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ करना है, और एंगल टू द अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ट्रायंगल के बाद अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करनी है। दो कॉन्सेप्ट को आपको ज़्यादा अच्छा इसमें अप्लाई करना है। आखिरी क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद देखिए इसका मज़ा। अबोव द रॉम्बस imposed on a rectangle, what is the area of the rhombus? एक रॉम्बस है जो रेक्टेंगल के अंदर इम्पोज किया गया है। आपको रॉम्बस का एरिया निकालना है। रॉम्बस का एरिया निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है बेस, दूसरा चाहिए होता है हाइट। क्योंकि रॉम्बस जो है पैरेललोग्राम है, तो आपको मैं इस पर दो तीन अलग अलग एस्पेक्ट से समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी दोनों साइड आपको पता होनी चाहिए। इस पर एक साइड तो क्लियर कट 4 दिख रही है, दूसरी साइड नहीं है। दूसरी साइड के बारे में आपको इसको और इसको यूज़ करना है। अगर ये 5 है, ये 4 होगा, ये भी 5 ही होगा। 5 और 4 के बेसिस पे आप इतने पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पार्ट की। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इसका वैल्यू होगा, और ये हो जाएगा आपका 20 है ना, 20 का आएगा। ये 5 पंचे 25 होगा, 4 चौक 16 होगा, तो ये हो जाएगा 25 और 16 9 आ जाएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, फाइव स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक, तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 25 और 4 चौक 16, तो 9 आया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आया। मतलब ये जो पार्ट आपका बचा था उसका पार्ट का वैल्यू 3 आ गया। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, अब रह जाती बात इस पार्ट की। ये पार्ट हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप इसको कैसे निकालना है। सोच लिया होगा आपने। अगर आपने सोच लिया है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 5 ही होगा। अब ये क्यों 5 होगा, जिनने सोच लिया उनको तो बात क्लियर हो गई होगी कि ये क्यों 5 होगा। भैया ये जो पार्ट है ना, ये आपका रॉम्बस है, और रॉम्बस का एक साइड अगर 5 है तो सारे साइड्स 5 होंगे ना। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। तो कुल मिलाकर के इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 5 और 3 8 हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है जिसको ब्रिड्थ बोल रहे हैं हम यहाँ पे, वो 4 हो जाएगा। तो अब मुझे अगर रॉम्बस का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा करके 8 गुणे 4 बराबर 32 ऐसा निकाल सकता हूँ, और डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ। एक तरीका ये बनता है आपको निकाल सकने का। तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने पूरा निकाल दिया बेस को और हाइट को। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा 5 3 8 8 चौक 32। ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आएगा। लेकिन इसमें आपको जो पूछ रहा है वो आपके ट्रेपीजियम के लिए पूछ रहा है ना, रॉम्बस के लिए पूछ रहा है, सॉरी रॉम्बस के लिए पूछ रहा है। तो रॉम्बस का एरिया जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो ये जो 32 आया है ये पूरे होल रेक्टेंगल का एरिया है। वही एरिया हमने यहाँ पे भी निकाला था। शायद मैंने बोलते बोलते आपको इसको रॉम्बस का एरिया बता दिया था, बट ये है तो रेक्टेंगल का ही एरिया ना, क्योंकि बेस आपने लिया है 8 और हाइट आपने लिया है 4। अगर हम केवल रॉम्बस के लिए निकालते तो हमको बेस 5 लेना पड़ता। तो चलिए वो बाद में बात करेंगे, पहले हम इस मेथड को पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल हमने निकाल लिया 32। इस रेक्टेंगल के अंदर दो ट्रेंगल हैं। एक ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके अगर दो ट्रेंगल है तो इसको मैं 2 इंटू 1/2 करके 2 कैंसिल कर सकता हूँ और बी इंटू एच कर सकता हूँ। ठीक है, अब की बात, लेकिन बेस जो होगा इसका 3 होगा और हाइट 4 होगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। ये 12 को अगर मैं 32 में से माइनस कर दूँ
तो जो एरिया मिलेगा वो इस रोम्बस का एरिया होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इस मेथड में जहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था बताते समय, और वो बात ये थी कि आप अगर इस मेथड से डायरेक्ट इस रोम्बस का एरिया निकालना चाहें तो आप बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा सकते हैं। आपकी बार बेस जो है 5 होगा और हाइट आपका जो है वो 4 होगा, तो 5 4 या 20 इस मेथड से भी निकल सकता है। ये ध्यान रखें, ये टोटल एरिया था आपका, टोटल रेक्टेंगल का था ये पार्ट आपका रोम्बस का है। तो ये कुछ तरीके थे जिनमें आप अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं क्वेश्चन को। आप जितने ज़्यादा ढंग से सोचेंगे उतना ज़्यादा उस क्वेश्चन की वर्किंग होगी और उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर जाएंगी। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक के इस वीडियो को ठीक से नहीं देखा है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा। अगर आपको इसमें कोई बात लग रही हो जिसको कमेंट करने के लायक है तो कमेंट ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।